चलो देखो, एटम्स में सबसे पहले आपका डाल्टन एटॉमिक मॉडल होगा। टाइमर चल रहा है। डाल्टन एटॉमिक मॉडल होगा तो डाल्टन ने सबसे पहले, कोई पूछेगा कि एटम के बारे में किसने बताया, तो क्या बताओगे? डाल्टन ने बताया था। डाल्टन ने क्या बताया था, थोड़ा बहुत जानते होगे, सुन लो। डाल्टन ने बताया था कि एटम क्या होता है, एटम आपका इंडिविजुअल होता है, मतलब एटम को तोड़ नहीं सकते हैं। एटम के अंदर उसने ये नहीं बताया था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है। तो देखो वही चीज लिखा हुआ है, एवरी मटेरियल इज कंपोज्ड ऑफ minute particles known as atom is individual, that is it cannot be subdivided। मतलब इसने बोला था कि एटम को डिवाइड नहीं कर पाएंगे, लेकिन बाद में साइंटिस्ट आके एटम को भी डिवाइड किया। आपको पता है उसमें से क्या निकला, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो कहानी एटम का कैसे आगे बढ़ा देखते रहो। इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इसने किसने बोला था, डाल्टन ने बोला था। फिर आगे आपका ऑल एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल फिजिकली एज वेल एज केमिकली, वेयर एज एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट प्रॉपर्टी। जैसे मान लो हाइड्रोजन का एटम है, हाइड्रोजन के एटम के पास जो प्रॉपर्टी होगा वो ऑक्सीजन का अलग होगा। तो जितने जो अलग अलग एलिमेंट है सबका प्रॉपर्टी क्या होगा, अलग अलग होगा। द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर मेड ऑफ हाइड्रोजन एटम, द रेडियस ऑफ द हेवीएस्ट एटम इज अबाउट 10 टाइम्स दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड इट्स मास इज अबाउट 250 टाइम्स दैट ऑफ हाइड्रोजन। ये आप पढ़ लेना। द एटम इज स्टेबल एंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो डाल्टन ने क्या बताया था, एटम क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है और वो क्या है, स्टेबल है। ठीक है। इसके बाद अगर आओगे तो जे थॉमसन आते हैं। तो जे थॉमसन के बारे में आप लोग जानते हो, वो किस लिए प्रसिद्ध है, प्लम पुडिंग मॉडल के लिए। तो प्लम पुडिंग मॉडल में उसने क्या बताया था, जैसे मान लो ये तरबूजा है, तो तरबूजा के अंदर ये देखो ऐसे दिखाया है, मान लो ये रेड कलर है और ये इसका सीड है, यानी ये क्या है, बीज है। तो उसने बीज को क्या बोल दिया था, इलेक्ट्रॉन, और इधर जो है उसको क्या बोल दिया था, मास। देखो ये इलेक्ट्रॉन और ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज मैटर, जो ये सब पार्टिकल है ना। तो उसने बोला था द एटम एज होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। मतलब डाल्टन के कुछ बात से ये भी एग्री था। डाल्टन ने भी बोला था कि एटम क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ये भी बोल रहा है कि एटम क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, बिकॉज द पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन द एटम स्फीयर, मतलब एटम का साइज कैसा रहता है, स्फीयर जैसा होता है, इज इक्वल टू द नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द स्फीयर। आप लोग जानते हैं कि किसी भी एटम में जितना पॉजिटिव चार्ज होता उतना ही क्या होता, नेगेटिव चार्ज होता। तो वही चीज ये बोल रहा है। अब कह रहा है एटम इज पॉजिटिव चार्ज स्फीयर ऑफ रेडियस। याद रखना एटम का रेडियस कितना होता है, 10 की पावर -10 मीटर, इन विच इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इन बिटवीन। अब कह रहा है द पॉजिटिव चार्ज एंड द होल मास ऑफ द एटम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द स्फीयर। मतलब जो जे थॉमसन का मॉडल था उसने सिर्फ ये बोला कि जो आपका एटम का स्ट्रक्चर है वो कैसा है, तरबूज की तरह है। यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता। आपका जो पॉजिटिव चार्ज है वो चारों तरफ फैला रहता। इलेक्ट्रॉन क्या करता, इलेक्ट्रॉन क्या रहता, इलेक्ट्रॉन की मात्रा कम रहती। और जो स्फीयर का रेडियस है वो कितना होता है, 10 की पावर -10 मीटर। न्यूक्लियस का कितना होता है, किसी को याद है, न्यूक्लियस का कितना होता है साइज, 10 की पावर -15 मीटर। ये याद रखना, न्यूक्लियस का होता है 10 की पावर -15 मीटर। चलो अब आगे आ जाओ। नेक्स्ट है आपका जे थॉमसन के बाद किसने आया, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, है ना। तो देखो पहले कौन आया, डाल्टन आया। डाल्टन के बाद कौन आया, जे थॉमसन आया। जे थॉमसन के बाद क्या आया, रदरफोर्ड आया। ठीक है। तो रदरफोर्ड ने क्या बोला, देखो रदरफोर्ड के दो स्टूडेंट का नाम है, परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट ऑन अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग इन 1911, है ना, सजेस्टेड बाय अर्नेस्ट रदरफोर्ड। जैसे होता है ना, लैब में जाते हो तो लैब में आपका एक असिस्टेंट होता है, तो वही रदरफोर्ड एक तरह से असिस्टेंट था। उसने दो अपने स्टूडेंट को क्या किया, एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोला, किस पे, यही इसी सब के बारे में, मतलब अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग के बारे में बोला। तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसने क्या निकाला, इन दिस एक्सपेरिमेंट दे यूज्ड ए बीम ऑफ 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अल्फा पार्टिकल ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ये बिस्मथ का है, बिस्मथ का एटॉमिक नंबर होता है, ये मास नंबर होता है, रेडियो एक्टिव सोर्स एंड बम्बार्डेड इट ऑन ए थिन गोल्ड फॉइल। स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल वाज ऑब्जर्व थ्रू आउट ए रोटेबलर डिटेक्टर मेड ऑफ ए जिंक सल्फाइड स्क्रीन एंड ए माइक्रोस्कोप। कुछ नहीं समझ में आया तो देखो ये है आपका अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। मतलब उसके स्टूडेंट ने क्या किया, यहाँ से अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग कराया। तो देखो उसने क्या क्या पाया, यहाँ पर
पार्ट्स ऑफ डिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल, मतलब कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया, कुछ अल्फा पार्टिकल बस ऐसे ही चला गया, तो वही सब लिखा हुआ है। क्लास में इसको डिटेल में लिखवाया जाता है, पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, और ये सब आपको आता होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर आते हैं तो आप देखो जो जो चीज उसने एक्सपेरिमेंट में देखा वही इसी सब को यहाँ पर कंक्लूड किया है। तो पहला कंक्लूजन क्या है इसका, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल का मतलब 99% से भी ज्यादा वेंट स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल एंड प्रोड्यूस्ड फ्लैशेस ऑन द स्क्रीन एज इफ देयर वेयर नथिंग इनसाइड गोल्ड फॉइल। मतलब उसने गोल्ड फॉइल पे जो इंसिडेंट किया अल्फा पार्टिकल का, तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल ऐसे बिना डिफ्लेक्ट हुए आर पार हो गए, है ना। तो वही चीज लिखा हुआ है। तो इससे उसने क्या क्या पता लगाया, देयरफॉर मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एटम इज हॉलो। मतलब इससे ये पता चला कि जो एटम है उसके अंदर क्या है, बहुत सारा पार्ट क्या है, खाली है। तभी तो कोई चीज फेंक रहे हो तो जैसे फेंक रहे हो वो वैसे ही बाहर निकल रहा है। तो पहला कंक्लूजन ये निकाला उसने। दूसरा कंक्लूजन क्या निकाला, फ्यू पार्टिकल कोलाइड विद द एटम ऑफ द फॉइल व्हिच हैड स्कैटर्ड और डिफ्लेक्टेड थ्रू कंसीडरेबल लार्ज एंगल। वही देखो, जैसे मान लो कि ये अल्फा ऐसे आया तो लार्ज एंगल से क्या हुआ, डिफ्लेक्ट हो गया। फ्यू पार्टिकल इवेंट टर्न बैक, अब कुछ पार्टिकल क्या हुए, जैसे गए ऐसे गए और वो ऐसे ही वापस आ गए। तो इससे कंक्लूजन क्या निकाला, द इंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड ऑलमोस्ट होल मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड इन सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस। मतलब जैसे मान लो किसी चीज को फेंक के मारोगे तो अगर वो वापस आ रहा है इसका मतलब उसके सेंटर पे कुछ ना कुछ है। तो सेंटर पे कुछ ना कुछ है तो उसने बोला कि वही सेंटर हमारा क्या है, न्यूक्लियस है, जहां पे सारे पॉजिटिव चार्ज क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो उसने ये बोला। अब आगे आ जाओ, नेक्स्ट है द इलेक्ट्रॉन कुड नॉट डिफ्लेक्ट द पाथ ऑफ अल्फा पार्टिकल दैट इज इलेक्ट्रॉन आर वेरी लाइट। मतलब इलेक्ट्रॉन के बारे में उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन क्या है, वेरी लाइट है। इलेक्ट्रॉन का साइज मतलब बहुत छोटा है। ये मास ऑफ प्रोटॉन 1840 उस समय की बात है ना। अब यहाँ पर हीलियम है, हीलियम का ये क्या लिखा हुआ है, एटॉमिक नंबर, और उस पर क्या होता है, मास नंबर, ये आपको पता है। नेक्स्ट है द न्यूक्लियस ऑफ एटम इज सो मैसिव एज कंपेयर टू द अल्फा पार्टिकल दैट इज रिमेन्स एट रेस्ट ड्यूरिंग द इनकाउंटर वेयर एज इलेक्ट्रॉन ड्यू टू देयर स्मॉल masses cannot appreciably deflect the far more massive alpha particle। तो आपसे कह रहा है द न्यूक्लियस ऑफ एटम इज सो मैसिव एज कंपेयर टू द अल्फा पार्टिकल। मतलब उसने कंपेयर किया अल्फा पार्टिकल और जो आपका न्यूक्लियस है उससे कंपेयर करके जो कंक्लूजन निकाला वो लिखा हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले मैं कहूँगा कि आप लोग पढ़ो इसको। देखो उसने बोला इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व राउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर ऑर्बिट जस्ट लाइक द प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड द सन। आप लोग जानते हैं कि सन के अराउंड में सारा प्लेनेट क्या करता है, गोल गोल चक्कर लगाता है। जैसे अर्थ हो गया, अर्थ किसका चक्कर लगाता है, सन का। और मून किसका चक्कर लगाता है, अर्थ का। समझ, ये सब तो जानते ही होंगे। तो वैसे ही इसने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस का क्या करता है, चक्कर लगाता है। बस उसने यही बोला कि चक्कर लगाता है। इसका यही ड्रॉबैक निकल गया जो कि बाद में जाके बोर्स क्लियर करेगा। चक्कर लगाएगा लेकिन एक फिक्स ऑर्बिट में लगाएगा, ये कौन बताएगा, वो। तो ये स्टेटमेंट सबको समझ में आ गया, आतिफ आया समझ में, बुरा तो नहीं ना मान रहा है। हाँ, बुरा मानोगे तो बता देना, ठीक है। तो बस ये याद रखना कि जो इलेक्ट्रॉन है वो गोल गोल चक्कर लगाता है न्यूक्लियस के। आगे समझो। सो रदरफोर्ड 1911 proposed a new type of model of the atom. According to this model, the positive charge of the atom in speed being a uniformly distributed throughout the sphere of atomic dimension is concentrated in very small volume less than 10 की पावर -3 मीटर in diameter। ये चीज बताओ कि ये स्टेटमेंट वो किसके बारे में बोला, ये स्टेटमेंट किसके बारे में बोला, न्यूक्लियस के बारे में बोला, एटम के बारे में बोला, प्रोटॉन के बारे में बोला, किसके बारे में बोला, या अपने बारे में बोला, क्या बोला। मतलब उसने बोला कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या है, सेंटर में है। तो सेंटर का मतलब बहुत कम होगा, तो वही बोला है लेस देन डायमीटर इतना। दिस सेंट्रल कोर नाउ न्यूक्लियस, देखो आ भी गया, जो चीज मैं बताना चाहता हूँ पहले ही आगे आ जाता है। इज सराउंडेड बाय क्लाउड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑल्सो द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स जानते क्या होता है, सब लोग जानते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, बताओ।
याद है मौत का कुआं बताया था, जो बाइक वाला घुमाता वो क्यों घूम पाता? सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला कोई बता दो कि मैं खुश हो जाऊं। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? mv²/r। गुड, वेरी गुड। चलो अब आगे आ जाओ। देखो अब ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक बार सब आप लोग पढ़ो जल्दी से, उसके बाद मैं समझाते चला जाऊंगा। एक बार पढ़ो, पढ़ लोगे तो माइंड में पिक्चर बन जाएगा कि लिखा क्या है, उसके बाद मैं समझा दूंगा। और नीट से कंसेप्चुअल क्वेश्चन किसी ना किसी ईयर बनाया है, मेरे को ईयर ध्यान नहीं है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन, क्योंकि ये देखो थ्योरेटिकल चैप्टर है, न्यूमेरिकल कहाँ से आएगा? वो लास्ट में आएगा जब बोर्ड्स का वो पढ़ोगे। लेकिन यहाँ से ज़्यादातर 2 क्वेश्चन आता, तो एक थ्योरेटिकल आ जाता, एक न्यूमेरिकल आ जाता, कभी कभी दोनों थ्योरेटिकल आ जाता। ये चैप्टर आसान है। 2 क्वेश्चन आया था 2024 में, 1 क्वेश्चन आया था 2025 में। अब 2026 की तो बात मैं नहीं जानता कि ये पूछेगा कि नहीं, लेकिन चैप्टर है तो पूछेगा, एक तो क्वेश्चन पूछेगा ही। चलो मैं समझाता हूं, अब सबने पढ़ लिया। आपसे बोला है द साइज ऑफ एटम, पहले ही बता दिया था, 10 की पावर 5, ये 5 नहीं है, गलती से लिख दिया होगा। अच्छा, द साइज ऑफ एटम 10 की पावर 5 टाइम्स, इससे भी क्वेश्चन पूछ रखा है आपसे। क्या क्वेश्चन पूछा था, याद भी आ गया। आपसे बोला था रेडियस ऑफ एटम अपॉन में रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का रेडियस क्या होगा? बताओ क्या होगा? एटम और न्यूक्लियस का रेडियस का रेशियो क्या होगा? 10 की पावर 5, वही चीज लिखा हुआ है। आप लोग जानते हैं एटम का कितना होता? 10 की पावर, एटम का कितना होता? -10, और न्यूक्लियस का कितना होता? -15। तो जब ये -15 ऊपर ले जाओगे तो 10 की पावर -10 + 15 कितना आ गया? 10 की पावर 5। लेकिन ये नहीं पूछा था, क्या पूछा था कोई बताएगा? हाँ, इसने ये नहीं पूछा था, बस बच्चे को ही रटा रहता है इसलिए इसको पलट दिया था। उसका खूबसूरती देखो, उसने क्या किया था, न्यूक्लियस को ऊपर रख दिया था और एटम को नीचे कर दिया था, जिसमें रट्टू टोटा जो होंगे वो बाहर हो जाएंगे। तो इसलिए समझ लेना कि रेशियो किसका पूछा है। अब बताओ कितना आंसर आएगा? हाँ, तो समझ जाना कि रेशियो किसका पूछा है, ठीक है। तो चलो आगे देखो, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस, द रेडियस ऑफ एटम इज अबाउट 10 की पावर -10, पहले ही बता दिया था। और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितना होता है? 10 की पावर -15। तो ये क्वेश्चन पूछने का रीजन ही था, रीजन यही होगा कि आप ये याद रखे हो कि नहीं, समझ रहे हो? तो सब चीज याद रखना जरूरी है। अब बताओ, मान लो 10 की पावर -10 है और 10 की पावर -15 है। इसका लाइव एग्जांपल देता हूँ। क्रिकेट खेलते हुए स्टेडियम होता, तो जो स्टेडियम है ना पूरा, वो आपका क्या है? एटम है। और बीच में ग्राउंड होता, उस ग्राउंड पे एक बॉल रख दो, वो बॉल आपका क्या है? न्यूक्लियस है। 10 की पावर 5 बहुत ज्यादा है, समझ रहे हो ना? आगे आ जाओ। न्यूक्लियर कोलिजन इज कंसीडर टू परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, इन इलास्टिक दिया था, वो स्टेटमेंट गलत था। एंड ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम। आप लोग जानते हो कि इलास्टिक कोलिजन में आपका मोमेंटम कंजर्व रहता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहता है। रदरफोर्ड मॉडल इज अनस्टेबल, देखो जो ड्रॉबैक है वही लिखा होगा, ड्यू टू लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बाय ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन। इसका डायग्राम होगा, नीचे दिखा दूंगा। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल, एटम शुड इमिट कंटिन्यूअस रेडिएशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी विच इज अगेंस्ट द ऑब्जर्व एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा आप लोग जानते हैं। इसका डायग्राम किधर गया? देख, डायग्राम किधर गया? डायग्राम ये रहा। उसने ड्रॉप आ गया, ड्रॉबैक आएगा तो बता दूंगा, बस आगे आ जाओ। जो दिया है कुछ और बातें। नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल एक्सक्रेटेड एट, अब देखो ये फॉर्मूला याद नहीं रखना है, जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं उसको याद रखना है। देखो एन थीटा क्या है? नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल एक्सक्रेटेड एट एंगल थीटा। यानी आप जानते नीचे, अगर फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनाएगा तो क्या याद रखोगे? देखो नीचे है साइन की पावर 4 थीटा, मतलब नीचे साइन थीटा है, तो आप लोग जानते हैं कि अगर थीटा बढ़ाऊंगा तो साइन थीटा की वैल्यू, थीटा बढ़ा रहा हूं तो साइन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी? अगर थीटा बढ़ाऊंगा तो साइन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी ना। साइन 0 कितना होता है? 0। साइन 30 कितना होता है?
साइन 30 कितना होता है 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 कितना, अरे ऐसे समझो साइन 0 0, साइन 90 कितना 1, तो 0 से 1 बढ़ रहा है ना, तो यानी ये साइन की वैल्यू बढ़ेगी, थीटा बढ़ाएंगे तो साइन की वैल्यू बढ़ेगी। तो अगर ये बढ़ रहा है, अगर ये बढ़ रहा है तो ये कम होगा कि ज़्यादा होगा, कम होगा। तो ऐसा ही क्वेश्चन वो पूछेगा कंसेप्चुअल क्वेश्चन बना के कि अगर थीटा को बढ़ा रहा हूँ, स्कैटरिंग एंगल को बढ़ा रहा हूँ, तो आपका नंबर ऑफ पार्टिकल कम होगा, ज़्यादा होगा, क्या होगा, तो देखना वो बढ़ाया पूछा है या कम पूछा है, जैसा भी होगा ग्राफ इसका देख लो, ग्राफ ऐसा होता है। नेक्स्ट है आपका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्लास में ये बताया जाता है क्या होता है, तो बस फार्मूला याद रखना, आर नॉट का फार्मूला होता है 1/4πε0 2ze² काइनेटिक एनर्जी। अब आ जाओ ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। अब इसका ड्रॉबैक क्या था, जैसे हम लोग अभी तक क्या पढ़े थे, डाल्टन के बारे में पढ़ लिए। डाल्टन का सिर्फ एक स्टेटमेंट कोई बता दो मेरे को, डाल्टन ने क्या बोला था, कोई एक स्टेटमेंट बताओ उसका। गुड। और क्या बोला था कि एटम को तोड़ नहीं सकते हैं, तो ये डाल्टन ने बोला था। डाल्टन के बाद कौन आया था, ना 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 थॉमसन। सीक्वेंस याद रखो, डाल्टन के बाद कौन आया था, जे थॉमसन। जे थॉमसन ने क्या बताया, बोलो, जे थॉमसन ने क्या बताया, जे थॉमसन ने ये बताया कि जो न्यूक्लियस के अंदर है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन उसके बाहर क्या, प्लम पुडिंग मॉडल याद रखना। प्लम, जे थॉमसन के बारे में क्या याद रखोगे, प्लम पुडिंग मॉडल। उसके बाद कौन सा साइंटिस्ट आया, रदरफोर्ड। अभी तक रदरफोर्ड ही बोल रहा था, लेकिन बोलते बोलते उसने क्या किया, गलती कर दिया। गलती क्या किया, वही देखो यहाँ पर, उसने बोल तो दिया कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता है, लेकिन उसने एक फिक्स ऑर्बिट नहीं बताया। तो जैसे देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब ऐसे घूमेगा तो उसका कुछ टाइम में एनर्जी लॉस होते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि ये वाला पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा। क्या ऐसा होता है, नहीं होता है ना, इलेक्ट्रॉन फिक्स ऑर्बिट में घूमता है। तो कह रहा है कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक radiation is produced continuously and hence we cannot expect to absorb discrete wavelength in hydrogen spectrum। मतलब इसने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में कुछ नहीं बताया। आगे है द इलेक्ट्रॉन शुड लूज एनर्जी कंटिन्यूसली, अपना एनर्जी क्या करेगा, लॉस करेगा, प्रोड्यूस कंटिन्यूअस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। कोई चीज रेडिएशन निकाल रहा है, एनर्जी निकाल रहा है, तो एनर्जी निकालते निकालते एनर्जी लूज करेगा, लूज करते करते वो कहाँ चला जाएगा, सेंटर में चला जाएगा। तो वही कह रहा है ऑर्बिटल रेडियस शुड डिक्रीज एंड द इलेक्ट्रॉन शुड कोलैप्स इनटू द न्यूक्लियस इवेंचुअली सो इट कुड नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि रदरफोर्ड का मेन ड्रॉबैक क्या था, तो रदरफोर्ड का मेन ड्रॉबैक यही था कि उसने स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में नहीं बताया था। तो अगर पेपर में आएगा कि विच इज द मोस्ट ड्रॉबैक द रदरफोर्ड मॉडल, कुछ भी दे, लेकिन जहां स्टेबिलिटी की बात आएगी उसी को टिक करना है। वो कुछ भी दे सकता है, इसमें से कोई भी स्टेटमेंट बना सकता है। इलेक्ट्रॉन अपना एनर्जी लूज करेगा, न्यूक्लियस में चला जाएगा। दूसरा ऑप्शन देगा स्टेबिलिटी से रिलेटेड। तो देखो ऑल होगा तो ऑल पे टिक करना, और अगर ऑल नहीं होगा, मान लो सबसे ज्यादा सुटेबल आंसर खोजना होगा, तो स्टेबिलिटी वाले पे टिक करके आना। नेक्स्ट आ जाओ, आ गया बोर मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम। ये लास्ट मॉडल है। बोर बहुत ही अच्छा मतलब साइंटिस्ट था, वो जितने भी साइंटिस्ट थे सबका ड्रॉबैक उसने दूर कर दिया था, है ना। तो बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या कहता है, देखो 2 साल बाद ही 1913 वो किसमें कर रहा था, 1911 में। ऐसे ये आपको ये नहीं याद रखना है, ये आपसे पूछेगा नहीं, ये सब हिस्ट्री का पार्ट है, तो ये सब याद नहीं करना है। बस याद रखो क्लासिकल फिजिक्स इज नॉट सफिशिएंट टू एक्सप्लेन द एटॉमिक स्ट्रक्चर, इट वाज नील्स बोर हु यूज्ड द concept of quantized energy and explained the model of hydrogen atom in 1913. Bohr combined classical and early quantum concept and proposed a theory the form of 3 postulate। तो आपने उसने क्या क्या पोस्टुलेट दिया, इसको एक बार पढ़ो, एक बार बोर का फर्स्ट पोस्टुलेट पढ़ो। बोर का फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है, एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कुड रिवॉल्व इन ए सर्टेन डेफिनिट स्टेबल ऑर्बिट। मतलब इलेक्ट्रॉन, जैसे रदरफोर्ड ने बोला था स्टेबल ऑर्बिट के बारे में नहीं बताया था, तो उसने क्या बताया कि जो
इलेक्ट्रॉन है वो सर्टेन डिफिनिट स्टेबल ऑर्बिट में क्या करता है, विदाउट इमिटिंग ए रेडिएशन एनर्जी। अब उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन अपना एनर्जी क्या करता है, लूज नहीं करता है। तो ये पहला पॉइंट उसने बोल दिया, ईच एटम हैज सर्टेन डेफिनिट स्टेबल ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन्स कैन एग्जिस्ट इन दिस ऑर्बिट, ईच पॉसिबल ऑर्बिट हैज डेफिनिट टोटल एनर्जी, these stable orbits are called the stationary state of the atom। कहने का मतलब सिंपल सी बात बोर्स ने ये बताया, बोर्स का फर्स्ट पोस्टुलेट ये था कि जैसे ये मान लो कि आपका न्यूक्लियस है, अब ये आपका घर है, तो मान लो घर है तो उसने ऐसा के एलिमेंट सब चीज़ उसने बता दिया था। तो आप लोग जानते केमिस्ट्री में जानते इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता, 2 8 रहता ना, 2 8 ऐसे रहता। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। तो उसने बोला कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इसी ऑर्बिट में क्या करेगा, चक्कर लगाएगा, ये अपने ऑर्बिट को चेंज नहीं करेगा, ये भी अपने ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा। उसने यही बात बोला फर्स्ट पोस्टुलेट से। और दूसरी बात उसने ये क्लियर कर दिया कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा लेकिन अपना एनर्जी क्या करेगा, लूज नहीं करेगा। तो एनर्जी जब लूज नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है उसका एनर्जी जैसा है वैसा ही बना रहेगा। एनर्जी लूज या गेन कब करेगा, जब वो ऑर्बिट को चेंज करेगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से लोअर एक्साइटेड स्टेट से हायर एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तब। दूसरा पोस्टुलेट क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन एन एटम ओनली ऑन दोज स्टेबल ऑर्बिट व्हिच एंगुलर मोमेंटम इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन में 2 पाई। यानी आप लोग ये भी पढ़े होंगे एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, NH अपॉन में 2 पाई। ये केमिस्ट्री का भी पार्ट है। वेयर h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, बचपन से जानते। देयरफॉर एंगुलर मोमेंटम को L से डिनोट करते हैं। ऑफ द ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड L इक्वल टू NH अपॉन में 2 पाई। n की वैल्यू इंटीजर से लेना है तो n की वैल्यू कितना लेंगे, 1 2 3। एक बार पढ़िए, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, पढ़िए एक बार। ये देख 3 पोस्टुलेट है, तो अभी फर्स्ट पोस्टुलेट बता दिया, ये सेकेंड पोस्टुलेट है, थर्ड पोस्टुलेट बताने के बाद छुट्टी करूंगा, ठीक है। मोबाइल चला रहा है आतिफ, नहीं ना, अच्छा बच्चा है तू, ठीक है। तो सेकेंड पोस्टुलेट को कैसे याद रखोगे, सेकेंड पोस्टुलेट में सिर्फ ये याद रखना कि जो L होता है वो क्या होता है, NH अपॉन में 2 पाई। कोई पूछेगा सेकेंड पोस्टुलेट क्या है तो क्या बताओगे, L इक्वल टू NH अपॉन में 2 पाई। समझ गए क्या। तो बोर्स का सेकेंड पोस्टुलेट के बाद बोर्स का थर्ड पोस्टुलेट है, मैं ही पढ़ के समझा दे रहा हूं, एक बार देख लेना। कह रहा है एन इलेक्ट्रॉन कैन मेक ए ट्रांजिशन, आ गया ट्रांजिशन वाली बात, फ्रॉम इट्स स्टेबल ऑर्बिट टू अनदर लोअर स्टेबल ऑर्बिट व्हाइल डूइंग सो ए फोटोन। अब फोटोन क्या है आप लोग जानते हैं, फोटोन क्या है बता दिया था। ए फोटोन इज इमिटेड इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, देयरफॉर द एनर्जी ऑफ फोटोन इज गिवन बाय h म्यू। एनर्जी जानते हैं कि E बराबर h म्यू होता बराबर EI का मतलब है इनिशियल स्टेट माइनस EF फाइनल स्टेट, वेयर सब चीज वही लिखा हुआ है, EI एंड EF आर द एनर्जी ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। EI EF से क्या होगा, ज्यादा होगा, तो h म्यू, और म्यू को अगर लेमडा के टर्म में लिखोगे तो hc अपॉन में लेमडा, यहां से लेमडा पूछता है एग्जाम में, तो hc बाई लेमडा बराबर हायर एनर्जी लेवल माइनस लोअर एनर्जी लेवल। एक बार पढ़िए इसको हम लोगों को, है ना। तो नेक्स्ट है आपका बोर एटॉमिक मॉडल फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पेसाइसिस के मतलब फोर्स यहाँ पर क्या है, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जो कूलम्ब्स लॉ आप लोग जानते थे ना, कूलम्ब्स लॉ क्या कहता था, 1 K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो ये K की वैल्यू रख दिया है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जो Q1 है उसको ZE ले लिया, ZE का मतलब होता है जो न्यूक्लियस के पास जो होता है ना, ZE उसकी वैल्यू है, और जो बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है वो इसकी वैल्यू है, और ये R स्क्वायर। तो यहाँ पर MVR आपका क्या होता है, MVR एंगुलर मोमेंटम होता है,
है, तो एंगुलर मोमेंटम की जगह mvr बराबर nh/2 कर दिया। तो जब इसको रिलेट करोगे तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर हो जाएगा आपका, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसके बराबर हो जाएगा। तो इसको कंपेयर करके ही ये सारे फॉर्मूले ड्राइव होते हैं। तो देखो रेगुलर क्लास में आपको ड्राइव करवाया जाता है, अभी आप समझ लो कि ये जितने लिखे हैं ना, ये सबसे नीट में कभी ना कभी किसी ईयर क्वेश्चन पूछ रखा है, ठीक है। तो ये जितने स्लाइड है अगर इसको अच्छे से पढ़ते हो तो नीट में 100% एक क्वेश्चन यहाँ से आने की गारंटी है ना। तो पहला है रेडियस ऑफ ऑर्बिट इन एंगस्ट्रॉन, तो आर एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, nth रेडियस का 0.53 n स्क्वायर अपॉन में जेड। ये नीट 2024 हाल फिलहाल 1-2 साल पहले की ही बात है जिसपे ये क्वेश्चन पूछा था। उसमें उसने n की वैल्यू दे दिया था कि n कौन सा एक्साइटेड स्टेट है, और जेड हमेशा हाइड्रोजन एटम के लिए होता है, तो जेड की वैल्यू हमेशा क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो आर एन बराबर 0.53 n स्क्वायर अपॉन में जेड आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही अगर मैं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो ये भी इंपॉर्टेंट है। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला हो जाएगा 2.18 इंटू 10⁶ Z/n। जेड आपका एटॉमिक नंबर है, n का मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आपको दिया रहेगा, ठीक है। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n⁻³ अपॉन में जेड स्क्वायर। इससे 2003, 2007, 2015 3 बार क्वेश्चन पूछा है। तो आपको सिर्फ रिलेशन याद रखना है कि टाइम पीरियड वेरी कैसे करता है। टाइम पीरियड वेरी करता है n⁻³ अपॉन में जेड स्क्वायर से। उसके बाद फ्रीक्वेंसी, अगर टाइम पीरियड याद है तो फ्रीक्वेंसी याद करने की जरूरत ही नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए कि जो फ्रीक्वेंसी होता है वो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है। तो बस देखो इसको पलट दिया होगा, यानी 1/टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, तो जेड स्क्वायर ऊपर चला गया और n⁻³ नीचे आ गया। करंट क्या होता है, करंट E/t, यानी यहाँ पर जेड स्क्वायर अपॉन में n⁻³ ये किसके बराबर हो जाएगा, करंट के बराबर हो जाएगा। इससे भी फॉर्मूला, इससे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो मैग्नेटिक फील्ड यानी B क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Z⁻³ अपॉन में n�5। याद रखना मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है n�5 के। तो आपका ये अभी क्वेश्चन में लाया हूं उसमें भी ये मिलेगा, तो इसको ध्यान में रखो, है ना। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n। ये n क्या है सबको समझ में आ रहा है ना। इलेक्ट्रॉन को बोलेगा कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से सेकंड में ले जा रहे हैं, ग्राउंड स्टेट से थर्ड एक्साइटेड स्टेट में ले जा रहे हैं, तो जिस एक्साइटेड स्टेट में ले जाओगे ना वही n की वैल्यू होती है। एनर्जी का फॉर्मूला याद रखना, टोटल एनर्जी बराबर होता है -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो माइनस टोटल एनर्जी के बराबर ही आता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू ये होगी। पोटेंशियल एनर्जी 2 टाइम्स होता है टोटल एनर्जी के, क्लास में ड्राइव करके बताया जाता है। नहीं अगर मालूम है तो इतना चीजें आपको याद रखना होगा, ठीक है। इसके बाद पहले एक बार इसको देखो, इसमें कहीं डाउट है तो पूछो। सारे पॉइंट को एक बार देखो क्योंकि ये स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो आप लोग नीट का 2026 का एग्जाम दोगे, हो सकता है इसमें से कुछ भी पूछ ले, तो एक बार देखो इसको। आ जाओ, बोर्स मॉडल ऑफ दी हाइड्रोजन एटम। अब बोर्स का भी ड्रॉबैक होता है कि वो सिर्फ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए बोला था। तो अगर पेपर में कहा है, पूछेगा कि बोर्स का भी कोई ड्रॉबैक है क्या, तो बोर्स का ड्रॉबैक यही है कि हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए उसने अपना मॉडल दिया था। तो एनर्जी लेवल देखो, फॉर हाइड्रोजन एटम द एनर्जी ऑफ nth लेवल इज गिवन बाय द रिलेशन, यानी En का फॉर्मूला आपका क्या है, En बराबर है -13.6 अपॉन में n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब n की जगह 1 रखोगे तो 1 मतलब 1 में इस x का एनर्जी कितना आ जाएगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब n की जगह 2 रखोगे, क्लास में मैंने करवा के बताया होगा, आपको याद हो तो, E2 कितना आया था, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे ही अगर n की जगह 3 रख दोगे तो -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर n की जगह 4 रखोगे तो -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर n की जगह 5 रखोगे तो -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 6 का रखोगे तो -0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर ये याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो नीट में भी इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसने क्या किया था, एनर्जी दे दिया था कि -0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और पूछा था कि एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, L = NH/2π। अभी क्वेश्चन आएगा। तो एनर्जी दिया था -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब n की वैल्यू क्या होगी,
अगर 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इसमें n की वैल्यू क्या होगी 5, तो बस n की जगह 5 रख देना था। मान लो कि एग्जाम में दे देगा एनर्जी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो n की वैल्यू क्या होगी 3, तो एंगुलर मोमेंटम में n की जगह क्या रख देना था 3 रख देना था। जो बच्चे कान खोल के क्लास में सुन रहे हैं ना, उन्हीं का नीट में भला होने वाला है। ये क्या कहाँ से हार्ड चैप्टर है? एटम चैप्टर आपके केमिस्ट्री में 1 क्वेश्चन बनाएगा, फिजिक्स में 2 क्वेश्चन बनाएगा, 3 क्वेश्चन 12 नंबर तो ऐसे ही आसानी से गेन कर लोगे अगर अच्छे से पढ़ोगे तो। कौन सा रॉकेट साइंस पढ़ा रहा हूँ मैं? पहले से मन में बना लिए हो कि फिजिक्स टफ है टफ है टफ है, ध्यान ही नहीं देते तुम लोग। आगे आ जाओ। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करें तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में इमिशन स्पेक्ट्रम है, तो इसमें आपको आप लोगों को अगर क्लास में याद होगा तो इस पे एक मैंने क्वेश्चन भी करवाया था कि टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ फोटोन इन इमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है n इंटू n-1/2। आपको n की वैल्यू दे देगा, कहेगा कि 5 है तो 5 रख के बता दोगे कि टोटल स्पेक्ट्रम यानी ये कितने बनेंगे, है ना। तो ऑल ऑब्जर्व फोटोन आर इमिटेड इन इमिशन स्पेक्ट्रम, इसका ये फॉर्मूला है। अब देखो ये आपका फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1/λ RZ स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। ये भी फार्मूला आपका इंपॉर्टेंट है, तो आप याद करो R बराबर क्या है, अगर सेंटीमीटर में होगा तो 10 की पावर 5 लोगे, मीटर में होगा तो 10 की पावर 7 लोगे। 1/R की वैल्यू 91 नैनोमीटर होता है या 910 एंगस्ट्रॉन होता है, क्लास में ड्राइव करके बताया गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद की पॉइंट क्या है, की पॉइंट है कि फॉर द गिवन ट्रांजिशन of electron obtain the relation between λ1 λ2 λ3। तो 1/λ3 बराबर क्या हो जाएगा 1/λ1 प्लस 1/λ2। तो λ3 अगर निकालोगे तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, दोनों को जोड़ दोगे। λ3 क्या है, आपको कहेगा कि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू λ1 है, यहाँ से वैल्यू λ2 है, तो कहेगा कि E1 से E3 λ3 कितना होगा, तो क्या करना दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, λ1 λ2 को मल्टीप्लाई करके दोनों को जोड़ देना, आपका λ3 आ जाएगा। वही चीज ये बोल रहा है, ठीक है। इसके बाद आपको द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम में कुछ सीरीज है जो कि आपको याद रखना है। पहला होता है लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्कन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पी फाउंड सीरीज। ये क्लास में बताया होगा मैंने। तो लाइमन सीरीज जब भी होगा तो n इक्वल टू कहाँ से शुरू होगा, इलेक्ट्रॉन जंप कहाँ करेगा 2 3 4 में, और n इक्वल टू कहाँ से शुरू होगा 1 से शुरू होगा। तो लाइमन सीरीज के लिए n की वैल्यू 1 याद रखना। बाल्मर सीरीज में n की वैल्यू क्या याद रखोगे 2 से स्टार्ट होता है। पास्कन सीरीज में n की वैल्यू कहाँ से शुरू होगा 3 से। ब्रैकेट सीरीज में n की वैल्यू कहाँ से शुरू होगा 4 से, और पी फाउंड सीरीज में n की वैल्यू कहाँ से शुरू होगा 5 से। हालांकि क्वेश्चन लाइमन और बाल्मर सीरीज पे पूछा है, लेकिन ये सब भी ध्यान रखोगे तो कोई गलत बात नहीं है। फर्स्ट मेंबर यानी 2 से किस में जाओगे 1 से। तो ये सब आपको कुछ नहीं याद आ रहा है तो सिर्फ ये याद रखो कि लाइमन में n1 होता है, बाल्मर में n2 होता है, पास्कन में n3 होता है, ब्रैकेट में n4 होता है, और पी फाउंड में n5 होता है। अब देखो मान लो कि लेमडा निकालना होगा 1/λ बराबर क्या हो जाएगा, देखो r 1 अगर फर्स्ट की बात कर रहे हैं तो 1/1 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। अब जिस एक्साइटेड स्टेट में उसको भेजेगा n की वैल्यू वो होगी, कहेगा सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है तो n की वैल्यू ले लेंगे। कहेगा कि मान लो कि लास्ट एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है तो जब भी लास्ट बोलेगा तो n की वैल्यू में क्या लूंगा इन्फिनिटी लूंगा, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है देखो लाइमन मतलब ये देखो फर्स्ट ग्राउंड स्टेट से ये किसी ऊपर जा रहा है ना, बाल्मर का मतलब 2 से जा रहा है, पास्कन का मतलब 3 से, ब्रैकेट का मतलब 2 से, पी फाउंड का मतलब 5 से। तो यही आपको बताया गया था। एनर्जी फर्स्ट में कितना था, सेकंड में कितना है, थर्ड में कितना है, फोर्थ में कितना है, 5 में कितना है, ये बताया गया था। तो बस यही था आपका। तो अभी जो मैंने बताया यहीं से आपके न्यूमेरिकल बनेंगे तो यहीं से बनेंगे, बाकी थ्योरेटिकल बनेगा तो उसको मैंने पिछली क्लास में बता दिया था।